डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इंटरनेशनल लॉ या अंतर्राष्ट्रीय कानून में आप लोगों को डिप्लोमेट्स की भूमिका के विषय में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम राजनयिकों की परिभाषा के विषय में बात करते हैं। राजनयिक या राजदूत एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति कहा जाता है जो कि अपने देश के स्वार्थ के लिए विदेश में असत्य बोलने जाता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश का प्रतिनिधित्व विदेशों में बड़ी ही सत्य निष्ठा के साथ करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग राजदूत के नाम से या डिप्लोमेट के नाम से जानते हैं। दूसरे राज्यों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए राज्य वहां अपने दूत और प्रतिनिधि भेजता है। यह एक अति प्राचीन परंपरा है जो राज्यों के मध्य विकसित हुई है। राजनयिक अभिकर्ता या डिप्लोमेटिक एजेंट्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक राज्याध्यक्ष द्वारा विदेशी राजधानी में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए या अपने राज्य की ओर से संधि वार्ता करने के लिए दूसरे राज्याध्यक्ष के प्रति अधिकृत किए जाते हैं और वे दूसरे राज्यों में जाते हैं। राजनयिकों के कार्यों के विषय में जहाँ तक बात की जाती है तो राजनयिक सिद्धांतों के अनुसार राजनयिक के कार्य निश्चित होते हैं। हाँ, वर्तमान समय में उनके कार्यों में कुछ परिवर्तन अवश्य आया है। हमारे प्राचीन भारत में चाणक्य ने राजदूतों के जो कार्य बताए थे उनके अनुसार राजदूतों का कार्य है अपने स्वामी का संदेश अन्य राज्यों को और अन्य राज्य का संदेश अपने स्वामी को देना, संधियों का पालन करना, अपने राजा की शक्ति का प्रदर्शन करना, मित्रों की संख्या में वृद्धि करना और शत्रुओं में फूट डालना। वियना अभिसमय जो 1961 में बना था उसमें राजदूतों के 5 कार्यों का उल्लेख किया गया था। पहला, विदेशों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा करना और अपने राज्यों से विविध विषयों पर वार्ता करना। अन्य राज्यों की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करके अपने देश को सूचना और प्रतिवेदन भेजना। स्वदेश और ग्रहणकर्ता राज्य के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। अर्थात राजदूतों के कार्यों का उल्लेख प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। अब वर्तमान समय में राजदूत के कार्यों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले, राजदूत का पहला कार्य है संधि वार्ता करना। राजदूत के माध्यम से ही विदेशी सरकार के साथ हुए सारे पत्र व्यवहार और संवादों के आदान प्रदान को संधि वार्ता के क्षेत्र में स्वीकार करने का कार्य राजदूतों का ही होता है। राजदूत अपने देश और वहाँ के विदेश मंत्री का मुख्य पात्र होते हैं क्योंकि उनके संवादों को विदेशी सरकार तक पहुँचाना उन्हीं का कार्य होता है। इस प्रकार अपने देश की सरकार के लिए वैदेशिक सरकार के संवाद को वे प्राप्त करते हैं और उन्हें अपनी सरकार के पास अपनी समीक्षा के सहित भेज देते हैं। निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन का कार्य करना। स्थायी जो राजदूत होते हैं वे अपने देश की सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या इंटरनेशनल रिलेशंस को समान रूप से और समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस विदेशी राजधानी में वे कार्य करते हैं वहाँ अन्य देशों के दूतावास भी रहते हैं। कोई राजदूत विदेशी सरकार के विदेश मंत्री से संधि वार्ता करते हुए न केवल अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि यह भी पता रखता है कि अन्य देशों के राजदूत वहाँ कैसा व्यवहार करते हैं। यानी कि दूसरे देशों के राजनीतिज्ञों के व्यवहारों का निरीक्षण करना यह भी राजनयिकों का कार्य है। तीसरा, विदेश में अपने राष्ट्रजनों का संरक्षण। हमारे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, हमारे परिवारजन जो विदेश में रहते हैं और इन राष्ट्रजनों के संरक्षण या प्रोटेक्शन का काम यही राजनयिक या राजदूत करते हैं। अगर उन्हें अपने राज्य में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वे राजदूतों से संपर्क कर सकते हैं और राजनयिक उनसे अपनी समस्याओं का निपटारा करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा सूचनाओं के आदान प्रदान में भी राजनयिक विदेशी सरकार के विदेश मंत्री से पत्र व्यवहार के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं
और औपचारिक अवसरों पर भी जन साधारण के बीच सौहार्द का प्रमाण देने के लिए दोनों सरकारों अपने देश की सरकार और जिस देश में वे रह रहे होते हैं उनके बीच सहयोग और सूचनाएं देने के लिए वे परस्पर कार्य करते रहते हैं। विदेश में अपने देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करना यह राजनयिकों का प्रमुख कार्य है। उसे गृह सरकार या होम मिनिस्ट्री का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसका कोई भी आचरण, उसके द्वारा की गई कोई भी बात ऐसी न हो जो उसके देश के नाम को दूषित करे, कलंकित करे और दूसरी की दृष्टि में उसके देश की प्रतिष्ठा को गिराए। इसके अलावा पारपत्र और पृष्ठांक, पासपोर्ट और वीसाज को बनाने में और उसको नियंत्रित रखने में भी राजनयिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यदि किसी देश के राष्ट्रजनों का जो पासपोर्ट्स है वो यानी देश के बाहर सीमाओं के बाहर यात्रा करने का अनुमति पत्र उसे लेना होता है तो उस देश की सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा यह प्रदान किया जाता है और इसमें राजनयिकों की प्रमुख भूमिका रहती है। इन सब के अलावा राजनयिक और भी कई कार्यों को करते हैं, जैसे राजनयिक विदेशी सरकार और वहाँ की जनता को अपने राष्ट्र की नीति बताते हैं और उस नीति का औचित्य प्रस्तुत करते हैं। राजदूत और भी कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे विदेशी सरकार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का सर्वेक्षण करना, अपने देश के हितों की दृष्टि से उनका विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना। और राजदूत के कई कार्य ऐसे भी हैं जिनके संपादन के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से विदेशी सरकार के संपर्क में आना पड़ता है। तो इसके लिए विदेशी सरकार से प्रार्थना करना, अपने देश के नागरिकों के हस्ताक्षरों की कानून सम्मत सिद्धि करना, उन्हें पारपत्र प्रदान करना आदि आदि राजनीतियों के कई प्रकार के कार्य हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि राजनीतिज्ञ इतने महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं तो उनके विशेषाधिकार या क्या क्या है, उन्हें कौन कौन सी उन्मुक्तियां दी गई हैं, इस बात पर अब हम विचार करेंगे। राजनयिकों को या राजदूतों को निम्न प्रकार के विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला उनका विशेषाधिकार है व्यक्तिगत अनतिक्रम्यता। राजदूत का शरीर पवित्र और अनुल्लंघनीय माना जाता है। उसे राज्य के साधारण नागरिक से अधिक पवित्र माना जाता है। विदेशी सरकार राजदूत को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए सचेत रहती है। राजदूत पर किसी तरह का आक्रमण जघन्य अपराध माना जाता है। यदि कोई नागरिक राजदूत पर आक्रमण कर दे तो स्थानीय सरकार न केवल तुरंत क्षमायाचना और क्षतिपूर्ति का उपक्रम करती है, बल्कि इस अपराध के लिए उत्तरदायी नागरिकों को कठोर दंड भी देती है। यदि राजदूत के अपने देश और उस देश में जहां वह कार्य कर रहा है युद्ध छिड़ जाए तो उस स्थिति में भी राजदूत के प्रति स्थानीय सरकार का दायित्व कम नहीं होता। फौजदारी के क्षेत्र में भी राजदूतों को विमुक्ति मिलती है। राजदूत जिस देश में भेजा जाता है वहाँ के कानून अथवा व्यवस्था भंग करने के अभियोग पर स्थानीय सरकार उस पर मुकदमा नहीं चला सकती, न ही उसे दंड दे सकती है। फिर भी उससे यह आशा की जाती है कि वह स्वेच्छा से स्थानीय कानून का पालन करे। यदि वह राजदूत कोई अपराध करता है तब अधिकार पत्र प्रदत्त करने के लिए राज्य के लिए केवल यही उपाय होता है कि वह इस विषय को राजदूत की गृह सरकार को प्रतिवेदन करे और यह मांग करे कि उसे वापस बुला लिया जाए। दीवानी क्षेत्राधिकार से भी उसे विमुक्ति प्रदान की गई है। राजदूत पर किसी ऋण, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट या दुष्कृति के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, न ही उसे न्यायालय में गवाही देने के लिए विवश किया जा सकता है। किंतु यदि वह अपने विशेषाधिकारों का परित्याग कर दे तब न्यायालय उसके साथ साधारण नागरिक के जैसा व्यवहार करेगी। कराधान से भी उसे मुक्ति, टैक्सेशन से भी उसे मुक्ति प्रदान की जाती है। उसे कोई स्थानीय कर नहीं देना पड़ता और इसके अलावा विशेष संधियों द्वारा उसे विशेष उन्मुक्तियां और दायित्व दिए जाते हैं। इन उन्मुक्तियों के पात्र केवल उन्हीं देशों के प्रतिनिधि होते हैं जो संबद्ध संधियों के हस्ताक्षर करता हों। इस प्रकार उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हेग अभिसमय, राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हेग सम्मेलन के अंतर्गत जो संधियां की गई हैं
उनके आधार पर राजनयिकों को, उनसे संबद्ध देशों के राजनयिकों को विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक जो मिशंस होते हैं, राजनयिक जो मिशंस होते हैं, उनमें भी उन्हें उन्मुक्तियां दी गई हैं। राजदूत का आधिकारिक आवास, उसके परिजन और उसके अनुजीवी भी राजनयिक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के पात्र माने जाते हैं। यानी कि उसके जो भी परिवार के सदस्य हैं, उसका जो आवास है और उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं। राजदूत का सरकारी निवास स्थान, सामान, अस्तबल और गाड़ियां सभी कुछ ऐसा समझा जाता है मानो यह संधि पत्र राज्य के अंतर्गत न होकर उसके बाहर स्थित है। इनको पवित्र माना जाता है। इनको स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्राप्त होती है और इस स्थान और सामान को संधि पत्र देने वाले राज्य का भाग माना जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनयिक अभिकर्ता के निवास स्थान के संबंध में कई प्रकार की उन्मुक्तियां दी गई हैं। तीसरे